नमस्कार साथियों, संस्कृति आईएएस की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर। आज हम बात करने वाले हैं भारत और कनाडा के मध्य जो विवाद उत्पन्न हुआ है। दरअसल उस विवाद का कारण क्या है, साथ ही साथ दोनों देशों के अभी तक संबंध कैसे रहे हैं और क्या ये जो विवाद उपजा है इससे भारत पर कोई प्रभाव पड़ेगा या कनाडा पर कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो आज के सेशन में इसी विषय पर बात करने वाले हैं। सेशन को शुरू करने से पहले यहाँ कुछ ज़रूरी सूचना आप लोगों के लिए है। ज़रूरी सूचना कुछ इस प्रकार है कि हमारे यहाँ दिल्ली केंद्र पर एक हाइब्रिड बैच लॉन्च हो रहा है। यह 3 अक्टूबर शाम 3 बजे दिल्ली केंद्र पर ही आयोजित किया जाएगा, अर्थात इसकी पहली क्लास या कार्यशाला कह लीजिए आयोजित की जाएगी। आप इसमें शामिल हो सकते हैं, अगर डेमो लेना चाहते हैं तो डेमो भी ले सकते हैं। और ये चेहरे हैं, आप इन्हें जानते हैं। साथ ही ये नंबर है, अगर आप चाहें तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और sanskrithias.com पर जाकर के भी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। हाइब्रिड मोड में होगा, अर्थात यह ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में आप लोगों को उपलब्ध होगा। इसके अलावा ज़रूरी बात यह है कि इसमें प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों की तैयारी कराई जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं। सीएनएन में ये खबर प्रकाशित हुई है और ये कहा गया है, कनाडा एंड इंडिया आर इन्वेस्ड इन एन अनप्रेसिडेंटेड डिप्लोमेटिक रॉ हियर हाउ इट हैपेंड। मतलब इसमें क्या क्या हुआ है इसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर देखिए, ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि भारत ने कनाडा जो भारत के खिलाफ कार्यवाही किया है उसी बात को ध्यान में रखते हुए जवाबी कार्यवाही भारत ने भी किया है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने एक वक्तव्य दिया, वक्तव्य देने के बाद वहाँ से जो भारतीय राजनयिक हैं उन्हें देश छोड़ने के लिए कह दिया गया। भारत भी जवाबी कार्रवाई किया और भारत ने भी कहा कि ये जो कनाडा के राजनयिक हैं वो भी 5 दिनों के अंदर जल्दी से जल्दी देश छोड़ दें, अर्थात भारत छोड़ दें। ये कहा जा रहा है कि इन सभी बातों को लेकर के दोनों देशों के मध्य तनाव अपने चरम पर है, तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो क्या कुछ बातें हैं उनको एक बार समझ लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले दोनों देशों के मध्य तनाव का कारण क्या है। एक व्यक्ति है जिसका नाम है हरदीप सिंह निज्जर। एक व्यक्ति थे, इनका संबंध खालिस्तान से है। खालिस्तान जिसे खालसा भी कहा जाता है। खालिस्तान अर्थात जो खालिस्तान आंदोलन है, वो खालिस्तान आंदोलन दो देशों के मध्य जो भूमि है उस भूमि को मिलाकर के एक पृथक या अलग देश बनाने की मांग है। एक लंबे समय से ये मांग चली आ रही है। ये उसके समर्थक हैं, न केवल समर्थक हैं, उस श्रेणी में अर्थात जो मांग करने वाले लोग हैं उस श्रेणी के नेताओं में दूसरा नाम इनका था। इनकी अभी हत्या हो गई है। ये हत्या जून में हुई थी। जून अर्थात कनाडा की बात की जा रही है। कनाडा में ये रह रहे थे, भारतीय मूल के हैं, वहाँ पर जाकर के वहाँ की नागरिकता ये प्राप्त कर चुके हैं। अब महत्वपूर्ण बात ये है कि वहाँ पर जब हत्या हुई है तो वहाँ की हत्या का आरोप जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं ट्रूडो, उन्होंने कहा है कि ये हत्या भारत के इशारे पर हुई है और भारत की कुछ एजेंसियां, कुछ लोग इसमें संलिप्त हो सकते हैं। ऐसा कहा गया है कि इसकी संभावना है, इसकी जांच होनी चाहिए, इत्यादि इत्यादि बातें। तो जैसे ही उन्होंने ये बात कहा उसके बाद हत्या भारत में शामिल होने का आरोप लगाया और साथ ही साथ ये कहा कि भारत के जो राजनयिक कनाडा में स्थित हैं वो देश छोड़ दें। G20 जब मीटिंग हुई थी तो उस समय भी कनाडा के प्रधानमंत्री आए थे और उन्होंने प्रधानमंत्री से मिल करके अपनी बात रखी थी कि ये मसला है, एक व्यक्ति की हत्या हो गई है, ठीक बात नहीं है, इसका समाधान होना चाहिए, भारत इसमें कोऑपरेट करे। भारत के प्रधानमंत्री ने कोऑपरेट करने का सलाह भी दिया, कहा भी कि हाँ मैं कोऑपरेट करूंगा। लेकिन जैसे ही वो यहाँ से गए कुछ उनकी बेइज्जती भी हो गई थी क्योंकि उनका विमान खराब हो गया, इत्यादि इत्यादि अटकलें लगातार चलती रहीं। फिर जैसे ही वो अपने देश पहुंचे उन्होंने ये कार्रवाई शुरू कर दी। कार्रवाई शुरू करने के बाद दोनों देशों के मध्य विवाद तेज हो गया और विवाद बढ़ने के साथ साथ ये भी कहा गया कि G20 के मीटिंग में केवल इन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के सामने ये बात नहीं रखी, इन्होंने बाइडेन जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, ऋषि सुनक जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, उनके सामने भी ये बातें उन्होंने रखा और ये बात कहा कि इस तरह की घटनाएं हुई हैं जिसमें भारत का हाथ पाया जा सकता है या इसकी संभावना है।
इन बातों को लेकर के जब उन्होंने सारी बातें कही तो भारत ने इस पर प्रतिक्रिया दिया कि एक तो ये राजनीति से प्रेरित है, दूसरी बात ये है कि भारत ने इन आरोपों को सभी आरोपों को खारिज कर दिया और ये भी कहा कि यह हास्यास्पद राजनीति से प्रेरित है, ऐसी बातें नहीं की जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अर्थात भारत ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये जो बातें कही जा रही हैं, आतंकवादियों को एक तो ये पनाह दे रहे हैं, भारत के खिलाफ जो हिंसक घटनाएं कर रहे हैं, उनको कनाडा पनाह दे रहा है, न केवल पनाह दे रहा है, बल्कि वो जो आतंकवादी हैं, अतिवादी हैं, उनसे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के वक्तव्य भारत के खिलाफ दिए जा रहे हैं। साथ ही ये भी कहा गया जो खालिस्तानी चरमपंथी हैं उनको पनाह भी दे रहा है कनाडा। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि जिस निज्जर नामक व्यक्ति के हत्या की बात कही गई, वो व्यक्ति भारत में आतंकवादी पहले से ही घोषित है। साथ ही साथ इनका ये कहना है, जब उन्होंने ट्रूडो की बात आई तो उन्होंने कहा कि हमारी संप्रभुता का ये उल्लंघन है। भारत ने ये कहा कि हमारी संप्रभुता के खिलाफ आप भारत में जिन व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित कर दिया गया है, उन व्यक्तियों को आप पनाह दे रहे हैं और उनकी तरफदारी कर रहे हैं। तरफदारी करने का मतलब ये है कि उनका पक्ष ले रहे हैं। ये भारत की जो क्षेत्रीय अखंडता है, इसके लिए खतरा है और ये ठीक बात नहीं है। साथ ही संरक्षण देने से गंभीर चिंता भी उत्पन्न हो रही है, गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि भारत में उन्हें आतंकवादी घोषित किया गया है और आप उन्हें संरक्षण दे रहे हैं। साथ ही कनाडाई लोगों का वीजा भी भारत ने निलंबित कर दिया और राजनयिक को वापस जाने का अल्टीमेटम दे दिया, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। ये सारी बातें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, सारी बातें। चलिए, इसके अलावा ट्रूडो ने क्या-क्या कहा था, केवल ट्रूडो ने यही बात नहीं कही थी, कुछ और भी बात कहा था। इन्होंने यह कहा था कि भारत कनाडा की घरेलू राजनीति में हस्तक्षेप कर रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये कहा कनाडा की जमीन पर कनाडाई नागरिक की हत्या कनाडा की संप्रभुता का उल्लंघन है, साथ ही लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है, क्योंकि लोकतंत्र में आज़ादी होती है और आज़ादी से कोई व्यक्ति घूम नहीं पा रहा है, इसका मतलब ये है कि लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन हो रहा है। उन्होंने लोकतंत्र के संबंध में भारत को सीख देने की कोशिश की, जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। इसके साथ-साथ नागरिकों में ये भी कहा गया कि नागरिकों में गुस्सा है और असुरक्षा की भी भावना है, जो वहाँ पर रह रहे हैं। साथ ही भारत से सहयोग करने की अपील की गई और ये कहा गया कि इस मुद्दे पर भारत सहयोग करे। कनाडा में विदेशी हस्तक्षेप करने वाले देशों में ये कहा गया कि भारत सबसे आगे है, अर्थात जो देश कनाडा में हस्तक्षेप करते हैं, उन सभी देशों में सबसे शीर्ष पर भारत का नाम है। ये सारी बातें भारत पर आरोप लगाया गया। इसके साथ-साथ जो और बातें शामिल हैं, उन बातों को देख लेते हैं, समझ लेते हैं। इन बातों को समझने के साथ-साथ अब बात कर लेते हैं कि हरदीप सिंह निज्जर ये कौन थे? दरअसल ये खालिस्तान के मुखर समर्थक और नेता थे, जो दूसरे अर्थात टॉप मोस्ट जो इसमें नेता हैं, वो दूसरे नंबर पर आते थे। साथ ही साथ यह कहा जा रहा है कि भारत के खिलाफ ये लगातार इस तरह की गतिविधियां, हिंसक गतिविधियों को अंजाम देने के साथ साथ ये यह भी कार्य कर रहे थे कि लोगों को बरगला रहे थे कि वह खालिस्तान की दिशा में कदम बढ़ाएं और खालिस्तान आंदोलन को सफल बनाने के लिए सहयोग करें। तो ये एक चरमपंथी व्यक्ति थे, साथ ही साथ इन्हें अलगाववादी भी माना जाता है। उस समूह का ये नेतृत्व कर रहे थे जो खालिस्तान का समर्थन करते हैं। इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सवाल ये उठता है कि चरमपंथी का मतलब क्या है? चरमपंथी या उग्रवादी का सीधा-सीधा सा मतलब ये है कि धर्म या राजनीति को लेकर के अगर कोई व्यक्ति अतिवादी सोच रखता है और उस अपनी आस्था को व्यवहारिक धरातल पर उतारने के लिए यदि हिंसा का सहारा लेता है, तो उसे कहा जाता है कि वो चरमपंथी है या अलगाववादी है। निज्जर के बारे में यही बातें कही जा रही हैं और भारत, जैसा कि मैंने बताया कि भारत में वो आतंकवादी घोषित किए जा चुके हैं। ये जो स्थितियां हैं, ये भारत की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा दोनों को प्रभावित करती हैं। जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो यहाँ पर निज्जर की बात करें, सितंबर में खालिस्तान के समर्थन में यह एक रेफरेंडम भी कराने वाले थे और इसके माध्यम से अपना बहुमत इकट्ठा करने वाले थे, लेकिन जून में इनकी हत्या हो गई। हत्या के बाद समीकरण बदल गया। अब यहीं पर बात हुई कि ये जो चीज़ें थीं, ये केवल ऐसे पहले व्यक्ति नहीं हैं जिनकी हत्या हुई है। यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि अन्य जो इस तरह के नेता थे खालिस्तान का समर्थन करने वाले, उन नेताओं की कनाडा में या अलग-अलग देशों में हत्याएँ हुई हैं। खालिस्तानी नेता यहाँ पर
सुखदुल सिंह की हत्या हुई, ब्रिटेन में अवतार सिंह खांडा की हत्या, खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के चीफ थे ये। अगर चरमपंथी की बात करें तो परमजीत सिंह पंजवाड़, इनकी लाहौर में हत्या कर दी गई। तो ये कुछ व्यक्ति हैं, ये 3 व्यक्ति हैं जो चेहरे हैं दिखाई दे रहे हैं, इनकी भी पहले हत्याएं हो चुकी हैं। अब ये कहा जा रहा है कि जो हत्या हुई उस हत्या को लेकर के कई सारी बातें बताई जा रही हैं। बातें ये भी कही जा रही हैं कि वहाँ पर अर्थात कनाडा में कुछ ही समय पहले जो हिंदू हैं अर्थात हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, जो गैर सिख आप कह सकते हैं, उनके मंदिरों को तोड़ा गया। तो प्रतिक्रिया के रूप में वहाँ पर कार्रवाई हुई है और उस कार्रवाई में ये व्यक्ति मारा गया है। लेकिन अब यहाँ पर समझना यह है कि खालिस्तान क्या है। खालिस्तान की मांग को लेकर के खालिस्तान की मांग अभी ऐसा नहीं है कि ये कोई नया आंदोलन है या इसकी मांग पहली बार हुई है या किसी अलग देश की मांग भारत में नहीं हुई है, पहले भी होता रहा है। लेकिन जब इसकी खालिस्तान की बात आती है तो खालिस्तान की सबसे पहले हम देखते हैं 1929 में जो अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन में कांग्रेस का अधिवेशन, उस अधिवेशन में मास्टर तारा सिंह नामक व्यक्ति ने खालिस्तान नामक एक अलग देश बनाने की मांग की थी। उसके बाद लगातार ये बातें बढ़ती रहीं। अभी जो स्थिति है, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये सिख अलगाववादी आंदोलन है और इस धर्म को मानने वाले, इस भाषा को मानने वाले लोगों के लिए अलग एक देश की बात होती है। और देश कहाँ से बनेगा, तो यहाँ पर देखेंगे भारत का कुछ हिस्सा और पाकिस्तान के कुछ हिस्से को मिला करके एक अलग देश बनाने की बात है, जिसे खालिस्तान नाम दिया गया है। खालिस्तान के साथ-साथ अब ये भी समझना है कि यह इसका अगर आप ओरिजिनल लिटरल मीनिंग देखेंगे तो इसका मतलब होता है खालसा भूमि। खालसा भूमि जो आप बादशाहों के समय में देखते हैं तो वो वह भूमि थी जो सीधे सुल्तान के नियंत्रण में हुआ करती थी। साथ ही साथ अब यहाँ पर ये मैप आपने देख लिया कि किन-किन क्षेत्रों को मिलाकर के बात कही गई है। इसके अलावा जो खालिस्तान से जुड़ी हुई खास बातें हैं उनको देखें। 1971 में पहली बार जगदीश सिंह चौहान ने अमेरिकी अखबार में खालिस्तान राष्ट्र के तौर पर एक विज्ञापन छपवाया। विज्ञापन छपवाने के साथ साथ 1980 की बात करें तो खालिस्तान राष्ट्रीय परिषद बनाया गया और उसका मुखिया बनाया गया। साथ ही लंदन में खालिस्तान को बतौर देश मानकर एक डाक टिकट भी जारी किया गया। साथ ही साथ विदेशों में रहने वाले जो सिख हैं उनसे आंदोलन के लिए वित्तीय और नैतिक समर्थन इकट्ठा किया गया कि वो नैतिक समर्थन करें। साथ ही भिंडरवाला के उदय के बाद ऑपरेशन, साथ ही साथ यहाँ खालिस्तानी आतंकवादियों के द्वारा जो बड़ी वारदातें की गई हैं, उन वारदातों की बात करें तो डीआईजी अटवाल की स्वर्ण मंदिर में हत्या की गई थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार में जो सेना है उसके खिलाफ कार्यवाही भी किया गया था। एयर इंडिया के विमान को धमाके से उड़ा भी दिया गया था। ये 1995 की बात है। यहाँ पर 83, फिर 84, 84 के बाद 85 यहाँ पर। और इसके साथ साथ जो पूर्व आर्मी चीफ थे जनरल एस बैद, उनकी हत्या हो गई थी। यह बात है 1986 की। साथ ही सीएम बेअंत सिंह की हत्या 1995 में कर दी गई थी। केवल यही घटना नहीं है, भारत की जो प्रधानमंत्री थी उनकी हत्या भी जो ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था उसके खिलाफ हत्याएं हुई थी। वहाँ दिक्कत ये थी हुई थी कि जब ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू किया गया उस दौरान जो हरमिंदर साहब है, आप ऐसे कह सकते हैं गोल्डन टेम्पल को थोड़ी क्षति पहुंच गई। और क्षति पहुंचने के बाद बाकी सारी चीज़ें तो ठीक थी, लेकिन क्षति पहुंचने के बाद जो सिख धर्मावलंबी हैं उनकी भावनाएं आहत हो गई। और भावनाएं आहत होने के बाद यह आंदोलन जो लंबे समय से चल रहा था, इसको और लोगों ने नैतिक और वित्तीय समर्थन देना शुरू कर दिया। ये सबसे बड़ी समस्या के रूप में देखा गया। हालांकि अब आपके ज़हन में ये सवाल आएगा कि ये क्यों ऐसा हुआ, अर्थात ब्लू स्टार चलाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, जो गोल्डन टेम्पल है वहाँ पर सेना को घुसने की ज़रूरत क्यों पड़ी। दरअसल वहाँ पर सेना को जाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जिस भिंडरवाला के बारे में हम बात कर रहे हैं वह वहाँ पर कब्जा कर चुके थे और उस पूरे एरिए में अपना वर्चस्व स्थापित करके उसे केंद्र बना करके अपने आंदोलन को शुरू कर रहे
रहे थे, आंदोलन को चलाना चाहते थे। साथ ही उनके पास एक पॉजिटिव पॉइंट ये था कि वहाँ से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तान की सीमा थी। जब भी ऐसी कोई गतिविधि होती थी तो ये जो ऐसे एक्सट्रीमिस्ट लोग थे वो भाग करके पाकिस्तान चले जाते और पाकिस्तान जाने के बाद वो भारत का जो ज्यूरिडिक्शन एरिया है उससे बाहर निकल जाते थे। भारत उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाता। पाकिस्तान पहले से ही इन लोगों को समर्थन देता आ रहा था, आज भी समर्थन दे रहा है। इन बातों को समझने के साथ साथ अब यहाँ पर बात आती है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार जो 1984 में चलाया गया, ऑपरेशन ब्लैक थंडर भी चलाया गया था 1986, 1988। आंदोलन लगातार ये सारी बातें हुई, ऑपरेशन भी हुआ, लेकिन ये आंदोलन जारी रहा। आंदोलन कैसे जारी रहा? तो जो एनआरआई हैं कनाडा में, इंग्लैंड में, अमेरिका में और यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी जो लोग हैं वो भी इस आंदोलन को समर्थन देते रहे हैं। साथ ही साथ प्रतिबंधित खालिस्तानी ग्रुप की बात करें तो सिख फॉर जस्टिस ये भी इनको समर्थन देते रहे हैं। अमेरिका स्थित एक अलगाववादी ये समूह है, ये इसका उद्देश्य ये है कि पंजाब को भारत से अलग कर दिया जाए। इन बातों के अलावा सबसे ज़रूरी बात यह है कि भारत कनाडा संबंधों को हम समझ लें और संबंधों को समझने के साथ साथ हम आगे की राह के बारे में बात कर पाएंगे कि क्या कुछ किया जाना चाहिए। तो कूटनीतिक संबंधों की शुरुआत 1947 में हुई। उसके बाद अप्रैल 2015 में लगातार संबंध हमारे जारी रहे हैं। 2015 में प्रधानमंत्री की कनाडा की यात्रा हुई और यात्रा के दौरान द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के साथ साथ ये कहा गया कि हम रणनीतिक साझेदारी तक इसका विस्तार कर रहे हैं। राजनीतिक क्षेत्र में बात करें तो संसदीय संरचना अर्थात दोनों देश लोकतांत्रिक मूल्यों को साझा करते हैं। इन दोनों की प्रक्रियाओं में भी समानताएं देखने को मिलती हैं। व्यापारिक और वाणिज्यिक संबंध की बात करें, भारत कनाडा का 10वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। वर्ष 2022-23 में बात करें तो भारत से 4.10 अरब डॉलर का निर्यात हुआ है। 2022-23 में ही जब आयात की बात है तो 4.05 अरब डॉलर का यहाँ आयात हुआ है, अर्थात हमने कनाडा से आयात किया है। यहाँ पर बात किया जाए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सहयोग कैसा रहा है तो यहाँ 2018 की बात करें, आतंकवाद का मुकाबला करने के क्षेत्र में दोनों देशों ने एक सहयोगात्मक रूपरेखा भी प्रस्तुत किया था। साथ ही इंडो पैसिफिक जो संकल्पना है उसको लेकर के इस इंडो पैसिफिक रीजन में चीन के प्रति जो साझा संदेह है, दोनों साझा संदेह व्यक्त करते हैं और उनका ये कहना है कि खुली नेविगेशन की स्थिति यहाँ पर होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार जल क्षेत्र में सभी की पहुँच होनी चाहिए और खुली नेविगेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। दोनों समर्थन करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर बात करें तो दोनों देशों के संबंधों में चुनौतियाँ कौन सी हैं? सबसे बड़ी चुनौती के रूप में जो खालिस्तानी अलगाववादी फैक्टर है ये हमारे सामने आ रहा है। सबसे महत्वपूर्ण चुनौती यही है क्योंकि इन इसकी वजह से भारत ये कहता है कि आप भारत में जिन लोगों को आतंकवादी घोषित किया गया है आप उन्हें समर्थन दे रहे हैं और उनका ये कहना है जो ये हत्या हुई है इसके खिलाफ कि भारत ने ये प्रायोजित हत्या कराया है। तो उनका कहना है कि वो वहाँ के नागरिक हैं और इस बात को लेकर के भारत को कटघरे में खड़ा किया जाता है। उनका कहना है कि हम जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं उसका समर्थन नहीं करते हैं और ना ही लोकतांत्रिक मूल्यों का ध्यान रखते हैं। भारत इस बात को लेकर के पहले ही अपनी स्थिति स्पष्ट कर चुका है कि जिन लोगों को हमने आतंकवादी घोषित किया है आप उन्हें अपने देश में संरक्षण देते हैं। ये भारत की संप्रभुता के खिलाफ ही नहीं बल्कि भारत के मूल्यों के खिलाफ है, क्षेत्रीय अखंडता के खिलाफ है। साथ ही साथ भारतीय वाणिज्यिक दूतावास की बात किया जाए तो भारतीय जो वाणिज्यिक दूतावास है वहाँ पर और भारतीय जो प्रवासी हैं उन पर हमले भी देखे जा रहे हैं। अभी कुछ ही समय पहले एक स्टेटमेंट आया था और ये कहा गया था जो खालिस्तान समर्थक लोग हैं कि जितने भी गैर सिख अर्थात हिंदू कनाडा में हैं वो कनाडा जल्दी से जल्दी छोड़ दें अगर अपनी सलामती चाहते हैं। तो अपने आप में ये महत्वपूर्ण बात है। आप यहाँ पर देखेंगे कि जब वहाँ पर बात होती है कि कितने भारतीय मूल के लोग रहते हैं कनाडा में तो वहाँ पर एक क्षेत्र ऐसा है जिसे मिनी पंजाब भी कहा जाता है। कुल भारतीय लोगों की संख्या की बात किया जाए जो भारतीय मूल के हैं और भारत के रहने वाले हैं तो 1.4 मिलियन लोग वहाँ पर रहते हैं जिसमें से आधे से अधिक के करीब सिख समुदाय के लोग हैं।
तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि गैर सिख जो भारतीय प्रवासी हैं उनको लेकर के समस्याएं वहाँ पर देखी जा रही हैं। मंदिरों पर हमले भी हो रहे हैं और इसी की प्रतिक्रिया के रूप में कहा गया है कि वहाँ पर अटैक हुआ है। इन बातों को समझने के साथ-साथ महत्वपूर्ण बात ये है कि हम कुछ और क्षेत्रों की बात करें जैसे व्यापार चुनौतियां, तो जटिल श्रम कानून वहां पर देखने को मिलता है। साथ ही साथ वह बाजार संरक्षणवाद की नीति को अपनाता है, जिससे भारतीय वस्तुएं वहां पर महंगी हो जाती हैं और समस्याएं देखने को मिलती हैं, अर्थात जो प्रतिस्पर्धा है, जिसे स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कहा जाता है, वो प्रभावित होता है। व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते की बात करें तो एक लंबे समय से ये लंबित है, लंबी वार्ता हुई है, लेकिन इस पर अभी कोई प्रगति नहीं हो पाई। G20 की मीटिंग में आने से पहले जो जस्टिन ट्रूडो हैं, उन्होंने उससे पहले ही स्वतंत्र वार्ता को रोक दिया था। ये अपने आप में महत्वपूर्ण बात है। साथ ही साथ चीन और कनाडा के घनिष्ठ संबंध भी देखे जाते हैं, जो भारतीय हितों के प्रतिकूल हैं। जितना कनाडा चीन के करीब जाएगा, उतना ही कनाडा में भारतीय हित प्रभावित होगा। तो इससे संबंधित बातों को देखने और समझने के बाद आगे बढ़ते हैं कि अब इसके आगे हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या विकल्प है। तो भारत ने एक कठोर मैसेज तो जरूर दिया है, कठोर मैसेज देना जरूरी भी है, क्योंकि अब वो भारत नहीं है जिसे पिछलग्गू के रूप में समझा जा रहा था। अब एक मजबूत भारत है और भारत प्रतिक्रियाएं देने के लिए स्वतंत्र है, अपने नागरिकों के हितों के लिए, अपने देश की सुरक्षा के लिए, और अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने राष्ट्रीय हितों को सुनिश्चित करने के लिए भारत प्रतिबद्ध है। और भारत उस स्थिति में है कि कार्यवाही न केवल यहाँ पर किसी एक देश के खिलाफ बल्कि यूरोपीय देशों के खिलाफ इस प्रतिक्रिया के माध्यम से मैसेज दे दिया है कि चाहे कोई भी देश हो, उसके खिलाफ कार्यवाही भारत करने में सक्षम है और कार्यवाही कर सकता है। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि हम रचनात्मक और सतत जुड़ाव के क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं। जो सिख प्रवासी हैं, सिख प्रवासियों के साथ रचनात्मक और निरंतर जुड़ाव बनाने की हमें कोशिश की जानी चाहिए, हमें करना चाहिए। गलत सूचनाएं जो प्रकाशित की जा रही हैं, गलत सूचनाएं जो पब्लिक डोमेन में आ रही हैं, उनका फिल्ट्रेशन करना चाहिए और साथ ही साथ फैक्ट चेक भी करना चाहिए। जनता के सामने वो बातें, सही जानकारी आनी चाहिए। सहयोग की नई रूपरेखा हमें बनाने की ज़रूरत है, जिससे नागरिक नागरिक संबंधों की बहाली हो सके और इससे जिसे हम कहते हैं पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी, उसे बढ़ावा देने की ज़रूरत है। व्यवहारिक पक्षों पर जोर देना चाहिए, जैसे व्यापार और जो आर्थिक हित है, जब हम उन आर्थिक हितों से जोड़ करके और बातों को रखेंगे तो लोगों के आर्थिक हित सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। यहाँ पर वो हमारा पक्ष मजबूत हो सकता है और हम आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा डीहाइफनेशन की नीति हमें अपनानी चाहिए, अर्थात भले ही हमारे संबंध वहाँ से खराब हैं, लेकिन आर्थिक पक्ष अलग है और जो राजनीतिक पक्ष हैं वो अलग हैं। दोनों के मध्य हमें गैप रखने की ज़रूरत है। भले ही राजनीतिक रूप से हम उनसे प्रतिद्वंदिता कर लें या हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आर्थिक संबंधों को हमें बहाल करना चाहिए और हमें उस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि व्यापार व्यवसाय चलते रहना चाहिए। ट्रैक टू डिप्लोमेसी को भी हमें अपनाने की ज़रूरत है, अर्थात पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी को हमें मजबूत करना चाहिए। जो मीडिया और सार्वजनिक कूटनीतिज्ञ हैं, उनके माध्यम से सही जानकारी लोगों तक दी जानी चाहिए, ताकि इन सभी समस्याओं का समाधान किया जा सके। जो जनता के मन में जो एक मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो रही है और मनभेद भी उत्पन्न हो रहा है, तो मतभेद भले हो, मनभेद की स्थिति न हो, इस समस्या का समाधान हमें करना चाहिए। तो चलिए अब देख लेते हैं क्या इससे संबंधित कोई प्रश्न भी पूछा गया है। तो अमेरिका और यूरोपीय देशों की राजनीति और अर्थव्यवस्था में भारतीय प्रवासियों की निर्णायक भूमिका है, उदाहरण सहित स्पष्ट करें। ये जो प्रश्न पूछा गया है 2020 में मेंस में पूछा गया है। स्वाभाविक सी बात है, अगर इस तरह की स्थिति होती है, जो भारत ने वीज़ा पर प्रतिबंध लगाया है, वहाँ पर लोगों को जाने के लिए कहा है कि अगर कोई व्यक्ति कनाडा की यात्रा कर रहा है तो वो सतर्क रहे, वहाँ पर भारतीय हित सुरक्षात्मक जो पहलू हैं वो कंप्रोमाइज़ हो सकते हैं, आप वहाँ यात्रा न करें। स्वाभाविक सी बात है, इससे भारत की जो जीएनपी है उसमें कमी आ सकती है, साथ ही साथ जो रेमिटेंस वहाँ से भेजा जाता है वो कमी आ
सकती है, भारत की जीडीपी और नेशनल इनकम में कमी आ सकती है, क्योंकि वहाँ पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो यहाँ से वहाँ की यात्रा करते हैं, वहाँ पर प्रवासी मजदूर के रूप में कार्य करते हैं और अपना आर्थिक हित सुनिश्चित करते हैं, जिससे भारत की राष्ट्रीय आय बढ़ती है। इसके साथ-साथ आप ये भी देखेंगे कि इन सभी बातों के अलावा जो हमारी सॉफ्ट डिप्लोमेसी है, वो प्रभावित हो सकती है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी सॉफ्ट पावर पॉलिसी को और मजबूत करने की आवश्यकता है और इस दिशा में भारत सरकार को कूटनीतिक पहल करनी चाहिए। आज के सेशन में मेरे साथ इतना ही, अगली क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और जो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन दिए जाते हैं उस पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।